हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। विगत 4 सालों से उन्होंने हरिद्वार और उत्तराखंड के विकास के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, लेकिन कुंभ महापर्व जहां पर शुरू हो चुका है और आज तमाम घाटों का लोकार्पण किया गया है, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी योजना बनाई और किस तरह से कुंभ का आयोजन है। ये कुंभ 2021 के लिए काफ़ी लंबे समय से हमारी तैयारियां चल रही थी। लगभग 2.5-3 वर्ष की तैयारी थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड का भी प्रारंभ हुआ और उसके कारण लॉकडाउन हुआ, तमाम तरह की बाधाएं हुई और उन तमाम बाधाओं के बावजूद जितने भी हमारे बड़े प्रोजेक्ट थे, स्थायी निर्माण कार्य थे, घाटों का निर्माण था, पुल थे, सड़कें थी, अंडरग्राउंड केबलिंग का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ जो देश का बनारस के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ये तमाम काम यहाँ पर समय पर किए गए। कोविड गाइडलाइंस और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन दोनों पर काफ़ी फोकस किया गया, क्योंकि कुंभ उत्तराखंड का पर्व नहीं है और न हरिद्वार का ही केवल पर्व है, बल्कि इसमें दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं। और इसलिए कुंभ में कोविड को कैसे हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं, कैसे उसके फैलाव को कम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के दृष्टिगत कुंभ को लेकर के काम किए गए। और आज कुंभ का आगाज हो चुका है। अभी आने वाली 11 तारीख और 14 तारीख को शाही स्नान होंगे। 17-27 अप्रैल को भी बड़ा शाही स्नान होगा। तो जो तैयारियां उसके लिए की जानी चाहिए थी, कोविड के दृष्टिगत उन सारी तैयारियों को यहाँ पर किया गया। मैं समझता हूँ कि कुंभ का जो महापर्व है हमारा, ये बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। और इस महामारी के बावजूद महामारी को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसका भी काफ़ी हद तक असर यहाँ पर दिखाई देगा। हरिद्वार बेहद खूबसूरत हुआ है। भले ही लोकार्पण करने का अवसर आपको ना मिला हो, लेकिन जब भी हरिद्वार की खूबसूरती को याद किया जाएगा तो त्रिवेंद्र रावत जी का नाम जरूर आएगा। आपको कैसा लग रहा है कि आपने इतने दूरदर्शिता से काम को पूरा कराया? देखिए, कुंभ महापर्व ये केवल मेला नहीं है और एक तरह से हमारी आध्यात्मिक विरासत को बढ़ाने और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो हमारे साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, वो समाज का मार्गदर्शन करते हैं। तमाम देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और इसलिए भारत की जो संस्कृति है और जो उत्तराखंड राज्य में हो रहा है, तो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जिसको हम क्षेत्रीय संस्कृति कह सकते हैं, उन सबको भी इन चित्रों के माध्यम से जो सजावट की गई है पूरे शहर में और शहर की सराउंडिंग में चारों तरफ जो सजावट की गई है, उसके माध्यम से भारत की संस्कृति को भी दिखाने का इसमें प्रयास किया गया है। एक तो उससे हमारी संस्कृति दिखाई देती है, दूसरी चीज़ उससे स्वच्छता का भी संदेश जाता है, खूबसूरती का भी संदेश जाता है। और तमाम जो लोगों का इसमें सहयोग लिया गया, ये आपको बता दें कि कुंभ के बजट से नहीं किया गया है। इसमें विविध जो संस्थाएं हैं, जो इंडस्ट्री है, उनका सहयोग इसमें लिया गया है और उनके मार्फत ये सारी सजावट का काम किया गया है। जैसे आपने कहा कि बड़ा खूबसूरत हरिद्वार लग रहा है, तो एक कलर कल्चर देने का भी प्रयास किया गया, जो कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जिसको हम त्याग की संस्कृति बोलते हैं, वैराग्य की संस्कृति बोलते हैं, बलिदान की संस्कृति बोलते हैं,
रंगों के माध्यम से उसको भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि हर रंग का भी अपना एक संदेश होता है और वो संदेश देने का काम इन कलाकारों ने इस सजावट के माध्यम से किया है। सर, आज हम बात करते हैं, जब आपको उत्तराखंड की कमान दी गई थी तब आपने जीरो टॉलरेंस की मुहिम से शुरुआत की, तो क्या उसके पीछे आपकी क्या विजन रहा होगा? हमारा ये मानना है कि अगर किसी समाज को, किसी देश को, किसी प्रदेश को अगर कोई खोखला करने का काम करता है, जैसे दीमक अंदर अंदर से खोखला कर देती है, तो वही काम भ्रष्टाचार में करता है। भ्रष्टाचार के कारण तमाम जो विलंब होता है, टाल मटोल होती है, उसका कारण भ्रष्टाचार है। और इसलिए भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का हमने प्रयास किया और मैं मानता हूं कि काफ़ी हद तक हम उसको कर पाने में भी सफल हुए हैं। भ्रष्टाचार को रोक पाने में हम काफ़ी हद तक सफल हो पाए हैं और ये सतत इसकी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार बदलने से अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर कई बार उसके जो मायने हैं या उसकी जो मेहनत होती है, जो प्रयास होते हैं, वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं और इसलिए उसके सतत प्रयास की आवश्यकता है। हमने उसके लिए सतत प्रयास किया और मैंने एक बात कही थी, जब सरकार बनी थी तो हमारे सामने प्रेस ने, कई बुद्धिजीवी लोगों ने सवाल उठाया कि आप लोकायुक्त गठन करेंगे। यद्यपि हमारा लोकायुक्त गठन की प्रक्रिया जो है वो आज सदन के अधीन है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया कि एक ऐसा उदाहरण हम सेट करें अपने प्रदेश में कि बिना लोकायुक्त के भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। हम भ्रष्टाचार करें, फिर उसके लिए जांच करें, लोकायुक्त उसकी जांच करें, तो हम क्यों नहीं भ्रष्टाचार को ही रोक लेते हैं। मैंने उस दिशा में एक प्रयास किया और इसलिए मैं तो अभी भी प्रदेशवासियों से ये कहना चाहूँगा, जो सरकार हमारी है उससे ये कहना चाहूँगा कि हम इस पर, जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का भी स्पष्ट कहना है कि हमको भ्रष्टाचार से मुक्त समाज देना है, हमको भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम देना है, जो सरकारी तंत्र जिसको बोलते हैं, तो उस पर हम आगे भी काम करेंगे और उसके लिए जो आवश्यकता पड़ी, मैं स्वयं के स्तर पर मुख्यमंत्री नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी जंग है वो चलती रहेगी। सर, आपकी जीरो टॉलरेंस की मुहिम आपको ही भारी पड़ी, आपकी ईमानदारी के कारण आपके ही अपने आप से नाराज रहे, तो आपने भी पीछे भी कहा था, एक जगह स्पीच दी थी कि अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, तो इसके पीछे क्या था? ये देखिए, मेरा जो अभिमन्यु वाली जो बात मैंने कही थी, उसको पूरा भाषण उसको मेरा लोगों ने सुना था। वो मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र में का वो एक कार्यक्रम था और विधानसभा क्षेत्र के भी एक छोटे से इलाके का कार्यक्रम था, होली मिलन का कार्यक्रम था और स्वाभाविक रूप से मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, तीसरी बार विधायक हूँ और मुख्यमंत्री के नाते स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में कष्ट था, काफ़ी कष्ट था लोगों में। मैं कहूँ कई लोगों ने वहाँ पर तमाम तरह के सवाल भी मेरे जाने से पहले वहाँ पर सवाल किए और मैं भी वहाँ पर सोच रहा था कि जाऊं या ना जाऊं। मैं 1.5 घंटे लेट, जो मेरी आदत के विपरीत है, मैं 1.5 घंटा लेट उस प्रोग्राम में पहुंचा, क्योंकि बड़े उहापों में था, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वातावरण कार्यकर्ताओं में तकलीफ है, रुआसे हो रहे हैं, तो मुझे ऐसे हालत में वहाँ पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जब इतना भावनात्मक वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन फिर मैं अंततः वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर जो बात कही उसको एक सीमित क्षेत्र के लिए मैंने, सीमित जो कार्यकर्ता थे उनके लिए वो बात कही थी, उसको व्यापक उसका कोई न संदेश देने की कोई बात थी। और क्योंकि एक हॉल के अंदर वो प्रोग्राम था, लेकिन उसको कई लोगों ने उसकी व्याख्या दूसरे तरह से। आप कैसे मानते हैं सर? केवल मेरा ये मानना था, देखिए मैं शुरू से हमेशा ही बोलता हूँ, कोई मैंने अभी बोली ये बात, कभी मेरे पुरानी रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने कहा राजनीति में षड्यंत्र चलते रहते हैं, ये राजनीति का एक पार्ट मान लीजिए, हिस्सा मान लीजिए, ये सब चलते रहते हैं और इसको एक राजनीति में बड़ी स्वाभाविक रूप में इसको लेना चाहिए और लेकर सतर्क रहना चाहिए। सर, क्या ईमानदारी को इतनी आसानी से लागू कराया जा सकता है जितनी आपने प्रयास की? देखिए
ईमानदारी की जरूरत इसलिए है क्योंकि बेईमानी है, ठीक है ना। बेईमानी है तभी तो हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं। सुख है, सुख की बात हम तब करते हैं जब दुख है। तो ये सब ये कहना चाहिए कि जीवन के पहलुओं के जीवन के दो पहलू हैं। या हम सामाजिक जीवन में, हम राजनीतिक जीवन में, तो दो पहलू हैं। सर, हम भ्रष्टाचार के लोग शिकार होते तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन आप पहले शख्स हैं तो ईमानदारी का शिकार हो गए। देखिए, शिकार नहीं है। मैं मानता हूँ कि ईमानदारी ये कभी मरती नहीं। थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा तकलीफ होती होगी, थोड़ा कभी कभी जो बेईमान लोग हैं या जो लोग समाज में इस तरह की बातें सोचते हैं, कभी कभी लगता होगा कि वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं। भाई राम रावण का युद्ध हुआ, कई बार लगा कि क्या राम युद्ध जीत पाएंगे। कई बार ये सवाल सामने हुए। देवता भी जब देख रहे थे तो कहते हैं कि वो भी असमंजस में थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उनको भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, भगवान हम आश्वस्त थे कि नहीं, जीत आखिर में सत्य की होगी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको एक तो सत्य और असत्य के रूप में भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक निर्णय है, राजनीतिक सोच है, उसी रूप में इसको देखना चाहिए। हम बात करते हैं नेतृत्व परिवर्तन के बाद कि अचानक से आपके पोस्टर गायब कर दिए गए, आपकी फोटो गायब, आपको स्टार सूची में भी नहीं रखा गया। हम विधायक बात करते हैं, मंत्री बात करते हैं भाजपा के 4 साल के विकास की हैं, और जिन्होंने विकास किया उनका चेहरा गायब। तो कैसे भाजपा 2022 का चुनाव जीत पाएगी? देखिए, सरकार सतत है और सरकार के जो भी निर्णय होते हैं, या हम ये कहेंगे सरकार की जो भी कैंपेनिंग होती है, वो मुख्यमंत्री के फेस पर होती है। आज तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो हमको उनके फेस पर ही जाना है। आखिर हमारे फेस पर कैसे जाया जा सकता है? ये तो बड़ी टेक्निकल चीज़ें भी हैं, और जो सीएम है उसी के चेहरे को आगे किया जाता है। सर, जब कोई चेहरा बदला जाता है तो एक विजन लेके आगे आते हैं, लेकिन यहाँ तो पीछे अभी राज्य मंत्री हटाए गए, मतलब कुछ नया देखने को नहीं मिला। मतलब राज्य मंत्री हटाने से क्या भाजपा को प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये हटाए गए होंगे, उनसे बातचीत करके उनको हटाया गया होगा। हमारी पार्टी में ऐसी परंपरा है कि जब किसी को हटाते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं। जैसे मुझको हटाया गया, मेरे को कहा गया कि आपको त्याग पत्र देना है, तो मुझे बुलाकर बातचीत हुई है। ऐसे उनसे बातचीत करके ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया हो। भाजपा 2022 में किस आधार को मानती है कि हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे? चुनौतियां अपने आप से हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत मजबूत संगठन है। बूथ से लेकर प्रदेश तक भाजपा के पास एक मजबूत संगठन है, एक बड़ी विचारधारा है, बड़ी फॉलोवर्स की संख्या है, मेंबर्स की संख्या है। 11 लाख से ज़्यादा मेंबर भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बल पर जाएगी, वो आधार बनेंगे, वो करियर बनेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम 5 सालों में किया है उसको लेकर हो जाएंगे। क्योंकि अभी 1 साल चुनाव का है, 4 साल हो गए हैं। 5 सालों की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और अपनी उपलब्धियों से उनको अवगत कराएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये उपलब्धियाँ ही अगले चुनाव के जीत का कारण बनेंगी। सल्ट चुनाव के पर आप क्या कहना है, क्या स्थिति है वहाँ भाजपा की? देखिए, सल्ट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित रूप से जीतेगी, और वहाँ पर जो उनके पूर्व विधायक हैं जीना जी, सुरेंद्र जीना जी, वो एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत कर्मठ और बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। असल में वो चले गए, वहाँ पर पार्टी का जो तंत्र है वो भी मजबूत है, और उन्होंने विधायक रहते हुए हमसे जो काम कराए हैं, तमाम जो विकास की योजनाएं हैं, जो भी उन्होंने क्षेत्र के लिए किया है, वो सदैव अविस्मरणीय होगा। बहुत अच्छा विकास का कार्य उन्होंने वहाँ पर किया है, जो न भूतो न भविष्यति है। वही काम का आधार वहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी जीत का आधार बना। कोई ऐसा मलाल कि अचानक से आपको इस्तीफा देना पड़ा, कि कोई काम छूट गया हो जो मुझे करना था, जिसको मैं कर सकता था, जल्दी कर सकता था, या कराना है? नहीं, जो भी काम आधे अधूरे हैं, क्योंकि सरकार तो भाजपा की है, तो उनको पूरा करेगी। जैसे ऋषिकेश में मेरे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का है,
देहरादून में सौंग बांध का है, वो लगभग फाइनल स्थिति में है, उसका शिलान्यास हो जाना चाहिए कुछ दिनों में। ऐसे ही नैनीताल जनपद में जमरानी बांध है। इसी तरह से देहरादून में एक साइंस कॉलेज जिसकी प्रक्रिया चल रही है, साइंस कॉलेज, एक अच्छा साइंस कॉलेज उत्तराखंड में अपना होना चाहिए। तो ये सारे काम हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो वर्तमान सरकार है उनको आगे बढ़ाने का काम है। जनता के मन में हमेशा सवाल रहता है त्रिवेंद्र जी की आगे भूमिका क्या होगी? क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ और इस पार्टी में ही मैंने ये कहना चाहिए कि राजनीति की ABCD सीखी है। पार्टी जो भी निर्णय हमारे बारे में करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। आप थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी। राजनीति में ईमानदारी और शुचिता की डोर पकड़कर वो आगे बढ़ेंगे। भाजपा के समर्पित सिपाही हैं और संगठन के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।